तो देखिए, आदर्श पत्र का ये जो मतलब है विषय विज्ञान है, कक्षा 10 का सत्र 22-23 सेशन के लिए ये क्या किया गया है, बनाया गया है, जिसमें से हम लोगों को देखना है कि सबसे पहले पूर्व की तरीके से जो हम लोग 1-2 वीडियो में देख आए हैं। देखिए, दिया है समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 3 घंटे पेपर लिखने के लिए तथा 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अब इसमें ये सारे इंस्ट्रक्शन तो आपको पता ही हैं क्योंकि हमने पहले बता दिया था। अब आइए डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे ओमार के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या करने हैं, आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि खंड आ सबसे पहले दिया जाता है। खंड आ सबसे पहले दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि खंड आ में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको पहले हमें करने हैं। इसके तरीके ये हैं, जैसे आ जो उपखंड होता है आ का, उसमें से देखिए विकल्प टाइप के क्वेश्चन, जो 20 विकल्प आपके ओएमआर शीट पर करने हैं वो सब आपको क्रम से मिल जाएंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं कैसे करना है। अब आप सबसे पहले देखिए, हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कहाँ पर होता है, स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है, कार्निया पर हो जाता है। ठीक, अब ऐसे इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम बचा है ना आप लोगों के पास, इसलिए डायरेक्टली हम मॉडल सेट को कैसे हल किया जाएगा या बोर्ड एग्ज़ाम में आप कैसे प्लस पॉइंट पा सकते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन बोल्टता को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा बोल्टता को निरूपित करता है, तो किया गया कार्य और गुणे समय बटे विद्युत धारा। किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा जो होता है, यह इसका आपका सही आंसर होगा। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तुबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसके लिए होगा दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच। कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए सही, जब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी तो वह वस्तु से कैसा बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा। ठीक, अगला है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन दिया गया है, आप लोग देखिए, विद्यार्थी के नेत्र निकट बिंदु उससे दूर हो जाते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी या किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो निकटतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखिए, विद्यार्थी के नेत्र का निकटतम बिंदु उसके पास आ जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए, विद्यार्थी के नेत्र का निकटतम बिंदु उसके पास आ जाता है, तो ये सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी 2 विकल्प और बचे हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ जाता है, ये गलत है, जबकि निकट बिंदु उसके पास आ जाता है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो जाता है, ये भी गलत है। आपका सी सही है। रीजन है आपका जो सी सही है, क्योंकि सामान्य पुरुष या जो भी हो सामान्य व्यक्ति है, उसका जो निकट मतलब नियरेस्ट पॉइंट होता है दृष्टि का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इससे अगर पास आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रख लोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए पाठ्यक्रम आपको दिखाई नहीं देता। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो निम्नतम प्रतिरोध की बात किया है, तो आपके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कह रहा है जितने प्रतिरोध हैं, जैसे 5 प्रतिरोध हैं तो निम्नतम, जैसे अधिकतम बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 × 1/5 कर लीजिए, आ जाएगा, तो 5/5 = 1 हो जाता है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि न्यूनतम मतलब सबसे कम क्या हो सकता है, तो जो आपके ये प्रतिरोध दिए हैं 1/5 क्या दिया हुआ है, 1/5 दिया है, अपान 5 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सबसे न्यूनतम इसी पे था भाई, एक प्रतिरोध का 1/5, तो ऐसे 5 प्रतिरोध का सबसे न्यूनतम क्या होगा, तो उतना बटे 5।
अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/25 ओम आएगा। क्या आएगा? ओम आएगा। तो 1/25 ओम, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थिति, मतलब ये दिया है जो पश्चिमी और चुंबक के लिए दिया है, उसका मतलब धारा प्रवाह और किस दिशा में वो ठहरेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए डी है। ये कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कागज के तल में तार के दक्षिण स्थिति में, कागज के तल में तार के दक्षिण स्थिति में, ये आपका सही हो जाएगा। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होता है? तो जैसे कहने का मतलब ये है कि जो छोटा होगा वो केवल अवतल दर्पण में होगा। किस में होगा? यह प्रोसेस जो होता है सिर्फ अवतल दर्पण में होता है। अगला आ गया आपका उपखंड खा। उपखंड खा में लिखा है एक मिश्र धातु, मतलब मिश्र धातु है, मतलब मिश्र धातु है, जो आपका क्या हो जाएगा? एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे जो मिश्र धातु होते हैं वो किसी न किसी धातुओं से, अलग अलग धातुओं से मिले होते हैं, लेकिन समांग मतलब समान मात्रा में मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। समान मात्रा में। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एक बंध तथा त्रिबंध, जो ये बंध की संख्या दी गई है, जैसे एथेन, एथीन और एथाइन, 3 होते हैं, मतलब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन जो होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक। तो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो अब आप काउंट करिए, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि सिर्फ बी वाले ऑप्शन में डबल बॉन्ड मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी है। तो ये देखिए, आपको दिया है, इसमें 2 चीज़ें दी रखी हैं। जैसे ऊपर एक डबल बॉन्ड का क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी। अब यहाँ नीचे दिया है मेन ऑप्शन आपका जो होगा बी और डी, किस में है? हाँ, यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपको बी ही मिलेगा, जिसमें से बी और डी में डबल बॉन्ड दिए गए हैं, इसलिए इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाएंगे। ठीक। इसमें दिया कैल्शियम। देखिए, ये क्वेश्चन 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 ही नंबर का है, लेकिन देखिए बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, तो आप बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मत करिए। पढ़िए क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न करता है। अब आप डायरेक्टली ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है। यह एक उष्मा शोषी अपक्रिया है, उष्मा छेपी। तो आप जाहिर सी बात है, आप पढ़े ही होंगे कि जब बुझे हुए चूने को जल में डाला जाता है तो उसमें से उष्मा निकलता है, तो यह एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक। और दूसरा, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है। कभी भी देखा होगा आपका जो चूना होता है वो कैसा प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय प्रवृत्ति कब होता है? जब pH मान 7 से अधिक हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही होगा। तो अगर देखा जाए तो बी और सी किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। अगला देखेंगे, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, दिया हुआ किसी भी का यदि आप त्रिज्या, आपने वृत्त ही पढ़ा होगा, तो उसको सेंटर से मापा जाता है, इसलिए सेंटर से जितनी भी मापें ली गई हैं वो सही होंगी। तो ये वाला और ये वाला दोनों चित्र आपके सही हैं। इस प्रकार कौन कौन सा चित्र है? बी एंड सी, मतलब दूसरा एंड तीसरा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे दीजिए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल कॉलम बी द्वारा दिए गए रासायनिक पदार्थों से कीजिए। अब देखिए, इसमें दिया है ब्लीचिंग पाउडर। आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किससे मेल करता है? विरंजक चूर्ण से। किससे करता है? अगला देखिए, सोडियम क्लोराइड जो का उत्पादन होता है वो H2+Cl से होता है, तो दूसरे पर लग जाएगा। यदि अब आपको इससे ज़्यादा नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि चौथे का जो है वो दूसरा और पहले का तीसरा कहाँ है। तो देखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर सी में चौथे का बी और पहले का सी, देखिए ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप अपने आप मैच कर लेंगे और किसी में ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दूसरा जो होगा आंसर नंबर सेकंड
जो होगा इसका डी पर जाके मैच करेगा और इसका धामन सोडा को कांच का विचरण के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक, अब अगला देखिए, कह रहा है कि आप लोग, ये बहुत विख्यात क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसमें इसको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये दिया है, क्या दिया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी में के कारण दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब चूने को बाल्टी में डाला जाता है तो उबाल निकलता है, उसके साथ CO2 की क्रिया होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है। अगला देखिए, कुछ डायनासोरों में एक पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं, और जो उन्होंने अपने मदद के लिए विकास के संदर्भ में यह मतलब किसने कहा है? तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, जो गलत है। आपका क्रम है, पहले मत्स्य आते हैं, मत्स्य मीन्स मछली, दूसरे पे रेप्टाइल्स मीन्स सरीसृप आते हैं, कौन आता है? सरीसृप आते हैं, और तीसरे पे बर्ड्स मीन्स पक्षी आते हैं, तीसरे पे कौन आते हैं? बर्ड। तीसरे पे जो आते हैं कौन आते हैं? बर्ड आते हैं। तीसरे पे जो आते हैं कौन आते हैं? बर्ड आते हैं। और चौथे पे जो आते हैं ठीक, हाँ, और चौथे पे जो आते हैं वो क्या आते हैं? ह्यूमन मीन्स मनुष्य आते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं इसमें, जो इसमें से डी वाला ऑप्शन है, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, क्योंकि पहले मत्स्य, दूसरे पे रेप्टाइल्स, तीसरे पे बर्ड्स एंड चौथे पे मनुष्य ह्यूमन। तो ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा इस पर लिखने का काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए, बस सुन लेंगे, वही आपके काम का है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त होता है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। किस चीज़ का भविष्य? जीवों का विलोप मतलब हाल ही में हुआ है, नहीं कह सकते क्योंकि गहरी परत से मिला है। जीवों का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ, यह कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जितना ही गहराई तक जाएंगे उतने ही हम मानेंगे कि यह कितने वर्षों के अधीन आसपास रहा होगा। बाकी और सारे ऑप्शन गलत हैं इसके, इसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए। अगला आपका आंसर होगा, दिया चित्र में भाग A, B और C किस क्रम में होते हैं? तो बहुत ज़्यादा बायो की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कहना यह है कि जो आपका क्वेश्चन सही होगा ये C नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? C नंबर। प्रंकुर, बीजपत्र और मूलांकार, ठीक, ये चीज़ें सही होंगी। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जीव संरक्षण हेतु। कौन से? जीव संरक्षण हेतु। यदि मटर के एक गोल हरे इसको किया जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा झुर्रीदार और हरे दोनों के गुण मिल जाते हैं इसमें, तो झुर्रीदार और हरे हो जाएंगे। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित चित्र में से अंकित ये मादा जनन तंत्र के किस भाग को इंगित करता है? मतलब ये देखिए एक फिगर में ए बना हुआ है, और ये देखिए ये हमारा होता है, इसको बोलते हैं योनि। क्या बोलते हैं? योनि है ये। अगला ये वाला क्षेत्र जो है हमारा, ये वाला क्षेत्र ये होता है क्या? गर्भग्रीवा। क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। इसका नाम ही गर्भग्रीवा है। और आगे वाले पार्ट को ये जो बनता है, ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है? आपका गर्भाशय है। क्या है? गर्भाशय। ठीक, अगला वाला पार्ट ये जो गोल सा है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है? उसके ऊपर ये वाला, इसको बोलते हैं अंडवाहिका। क्या बोलते हैं? अंडवाहिका, इसके ऊपर वाले पार्ट को। लेकिन ये वाला पार्ट जो होता है, जिसको ए ने इंगित कर रखा है, इसको बोलते हैं क्या? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक, ओके, आप लोगों को ये चीज़ें देखिए। अब हो गया खंडवा, आप लोगों का आया कौन सा? खंडवा। दिया है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का नियम। आप लोगों ने देखा होगा गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी का नियम जो होता है, इसमें जैसे ऊपर धनात्मक चिन्ह लिया जाता है। कैसा? मतलब जो फोकस होता है, फोकस, उसके ऊपर के चिन्ह धनात्मक
और नीचे के चिन्ह ऋणात्मक। ऐसे दाएं बाएं में होता है। फोकस के जो ध्रुव होता है उसके बाएं ऋणात्मक और दाएं धनात्मक। ठीक, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से चिन्ह परिपाटी के 10 नियम या 5 नियम होते हैं, 5 नियम होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही। अगला है वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जब ग्रह नहीं टिमटिमाते। ध्यान दीजिए, तारे वायुमंडल में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो यह कोई तारा है, ठीक, और यह मान लो पृथ्वी है या कुछ भी है, कोई भी ग्रह हो, तो इसके बीच में बहुत सारे माध्यम पाए जाते हैं। बहुत सारे माध्यम मीन्स जैसे आप लोगों ने देखा होगा वायुमंडल की कई सारे परतें हैं, तो उससे जो ये प्रकाश होता है, आप लोगों ने देखा होगा सघन से विरल और विरल से सघन माध्यम में जाते समय क्या होता है, प्रकाश अपने मार्ग से दूर हट जाता है, विचलित हो जाता है तथा उसकी तरफ, तो जैसे सघन से विरल में जाएगा कोई भी चीज़, आप लोगों ने देखा होगा जब जैसे ज़्यादा फोर्सली, जैसे ये देखिए ऊपर मान लेते हैं सघन माध्यम है, कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो जैसे कोई भी प्रकाश यदि आएगा तो अभिलंब से टकराने के बाद क्या करेगा, दूर हट जाएगा। दूर इसलिए हट जाएगा क्योंकि एक तो कंजेस्टेड क्षेत्र से आ रहा था, मतलब सकरी जगह से आएगा और मतलब फैल वाली जगह पे जाएगा तो बहुत स्पीड से जाएगा, इसलिए वह अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट यदि विरल से सघन में आएगा तो वह अभिलंब की तरफ क्या कर जाता है, झुक जाता है। जैसे मान लो कोई प्रकाश आ रहा है तो ऐसे अभिलंब यदि बना है तो यह अभिलंब की तरफ झुक जाता है, क्योंकि जब विरल से मतलब फैले हुए जगह से आएगा, सकरे जगह में आएगा तो वो क्या करेगा, झुक जाएगा। यह प्रक्रिया कई बार होती है, इसलिए होते रहती है, और इस प्रक्रिया की वजह से तारे तो टिमटिमाते नहीं हैं लेकिन टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह नहीं दिखाई देते। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं जो 4 नंबर का आपका है। इसमें देखिए 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के कितने प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल मान। देखिए जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए 2, 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 बनेगा, और 3 + 2 5 और ये 1 हो जाएगा तो 6, तो 6/6 हो जाएगा, तो एक प्रतिरोध ये 1 ओम का हो जाएगा। इसी तरीके से जब इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, कौन से क्रम में जोड़ लेंगे, श्रेणी क्रम में, जैसे ही आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वो कितने ओम के बराबर हो जाएगा, 4 ओम के बराबर हो जाएगा। जो आपका दोनों ये 4 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको एक बार और फिर अपने आप देख लीजिएगा। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब 1 ओम प्राप्त होगा। ये समांतर क्रम में 1/r R1 + R2 + ... ठीक, और श्रेणी में R बराबर क्या होता है, R1 + R2 + R3। ठीक, इस टाइप का जैसे ही ऐड करेंगे हो जाएगा। अगला दिया है 6 नंबर का, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जैसे कहता है कि यदि अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और अन्य उंगलियों को एक दूसरे को कैसे रखें, लंबवत रखें। एक दूसरे को कैसे रखें, लंबवत रखें। तो इसमें अंगूठा जो बताता है वो विद्युत वाहक बल को बताता है, जबकि तर्जनी उंगली धारा को बताती है तथा उससे प्रेरित चुंबकीय उसको क्षेत्र को बताती है। ठीक, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम बहुत आसान है, आप लोगों के बुक में भी होगा दिया, या तो अथवा उसको आप नहीं कर पाते हैं। वैसे सबसे आसान फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम है। यदि आपको ये ऐसा कठिन लगता है तो इसके साथ आप विद्युत मोटर या डायनमो देख लीजिएगा एक बार, जो होता है आप लोगों के बुक में है, उसको जाके देखिए, कंफर्म है कि आएगा ही, डायनमो या मोटर आएगा। विद्युत मोटर या विद्युत डायनमो तुरंत आएगा। इसको ध्यान में रखते हुए जाके घर पे बैठ के सीख लो, इसका कैसे मतलब डेरिवेशन होता है, देख लीजिए इसके कार्य क्या हैं, क्या क्या इसमें होता है। ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। अगला दिया है, देखिए अगला संरचना आप लोगों के लिए है क्लोरोप्रोपेन। जैसे कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाओं को चित्रित कीजिए, तो आपको चित्र बनाना है। तो क्लोरोप्रोपेन का जो चित्र आपको बनाना होगा वो ध्यान दीजिए, वो आपका होगा जैसे क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोपेन कितने को बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, 1 2 3। 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन। अब देखिए इसका ये संरचना बन जाएगा। यदि कोई कहता है इसका सूत्र बताइए, तो 3 कार्बन तो C3 1 2 3 3 6 6 2 8 C3H8, ये इसका
फार्मूला होगा और ये इसका संरचना होगा। ध्यान से लिख लीजिए, पूछेगा जरूर। अगला आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो 2 मेथिल प्रोपेन के लिए आप देखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन के लिए जो बनता है इसमें भी कार्बन के वही चेन होते हैं, बस क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ से ये हो जाएगा कार्बन की श्रृंखला वही ले लीजिए, कितने 3 कार्बन की श्रृंखला ये हो जाएगी। हाइड्रोजन के साथ इसको ऐड कर दीजिए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इसको एक कार्बन नीचे के साथ ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। यहाँ सब हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक। और कोई, हाँ यहाँ एक सीट और बच रहा है यहाँ पे। तो इसका जो आपका देखिए बना, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन बन गए। कितने कार्बन बन गए, और 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 3 2 5 5 6 7 8 9 1 10 जुड़े हैं, यहाँ एक बचा है 10। तो ये बन जाएगा C4H10, इसका एक फार्मूला ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल का। अगला 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। ध्यान दीजिए भैया, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनॉल जो बनाना है आपको वो ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन के 3 अणु, एक अणु किसके साथ, कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ ऐसे जुड़ेंगे। इसका जो फार्मूला होगा CH3 एंड CH3, ठीक। ये हो जाएगा 2,2 डाईब्यूटेनॉल, ओके, ये बन जाएगा। अगला जो आपका हो जाएगा ये क्या है, पेंटोनोइक अम्ल। तो पेंटोनोइक अम्ल जो बनता है वो बन जाएगा आपका H3C CH2 एंड CH2 एंड C नीचे आएगा, एक O के साथ जुड़ जाएगा और एक OH के साथ हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा पेंटोनोइक अम्ल। यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक। अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ये रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूँ। ये दिया हुआ है, जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल कैसे बनाया जाए। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, कैल्शियम CaOH का, अरे सॉरी फिर से लिखते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को C2H2 के साथ यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा बनेगा CaC2 प्लस 2H2, यहाँ लिख दे रहे हैं 2H2O बनेगा, ओके। ये हो जाएगा, लिखते रहिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। कह रहा है कि किसके साथ सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराया जाए कि जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन जाए। तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक को, किसको, Zn को AgNO3 किसके साथ, AgNO3 के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ZnNO3 प्लस Ag, क्या बन जाएगा, Ag, ये बन जाएगा हमारा, ठीक। अगला जो बनेगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड को, ध्यान दीजिए इसी तरीके से आप सारे रिएक्शन कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा जो आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। अगला देखिए दिया है, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। संयोजन अभिक्रिया, संक्षारण तथा भर्जन, ये बहुत ही कंपलसरी है, इसको पढ़ के आइएगा नहीं तो पछताएंगे आप लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित संकरणों में संसति की विशिष्टताएं बताइए। अब ये मेंडल के नियम को आपने देखा होगा, बायो में परिभाषित किया गया है, इसको जाके पढ़ के आइएगा। अगला दिया है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये आप जरूर पढ़ के आइए। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पर स्तर का नियंत्रण करने की कुछ उपायों का वर्णन